ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी नहीं रहे। हमने आपको ये कल ही बताया था कि अगर ईरान का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो इस बात की संभावना, वो भी उस रीजन में जो रीजन बहुत अनएस्टेब्लिश्ड है, मतलब बहुत हलचल है। आपको पता है मिडिल ईस्ट के हिस्से में क्या कुछ बवाल अलग अलग देशों का चल रहा है, और इसीलिए ये जो नहीं रहे अब इब्राहिम रईसी साहब, इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। 20 से ज़्यादा टीम ईरानी फोर्सेस ने, ईरानी अथॉरिटी ने इस बात का पता लगाने के लिए रखा था कि भाई ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो कौन सी जगह पे हुआ। और अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट ईरान की तरफ से आ गया है कि इब्राहिम रईसी अब नहीं रहे। इब्राहिम रईसी ईरान के दूसरे सबसे बड़े नेता थे। आयतुल्लाह खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके बाद उनकी सत्ता पर, सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर इब्राहिम रईसी का हक था, वो बैठने वाले थे। और वो इब्राहिम रईसी का क्या होता है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ये तस्वीर वो उनके आखिरी यात्रा की है जब उन्होंने टेक ऑफ किया इस जगह से। यहां पर इस हेलीकॉप्टर के अलावा 2 और हेलीकॉप्टर थे इस फ्लीट में, वो दोनों हेलीकॉप्टर सुरक्षित लैंड हुए हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसमें जितने भी सवार थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। राष्ट्रपति के साथ साथ ईरान के विदेश मंत्री का भी देहांत हो गया है। आप यहां पर ईरानी राष्ट्रपति के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर की तस्वीरें देख रहे हो। ये जो घटना हुई है और ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर पर, 2 पहाड़ों के बीच में, काफ़ी वो जंगल बहुत ज़्यादा है इस पूरे इलाके में, आप देख रहे हैं। और इसी वजह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में परेशानी आई। ये पूरा का पूरा इलाका, बताया गया कि मौसम बहुत खराब था और इसी वजह से हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो बैठा, कंट्रोल रूम से अपना कनेक्ट खो बैठा, और इसी वजह से जीपीएस सिग्नल्स, और या कह दीजिए कि हेलीकॉप्टर के जीपीएस काम नहीं कर रहे थे, उनको सही दिशा का अनुमान नहीं हो सका और वो भटक गए। और एक तरह से बताया जा रहा है कि क्रैश लैंडिंग के दौरान ही ये पूरा हादसा हुआ है। अब सवाल है कि चूंकि कोई साधारण व्यक्ति के साथ ये घटना नहीं हुई है, जिनके साथ ये घटना हुई है वो ईरान के राष्ट्रपति हैं और मिडिल ईस्ट में, तो इसीलिए ये खबर बड़ी हो जाती है। और इस खबर में जब आप सोचेंगे ढंग से, मिडिल ईस्ट का जो मौजूदा हालात है इसको देखकर आप जब सोचेंगे तो आपको इसमें अलग अलग प्लेयर्स नजर आएंगे, अलग अलग संदेह नजर आएंगे, अलग अलग कहानियां, अलग अलग कड़ियां आप जोड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि ये किसकी हिम्मत है जो ईरान के साथ, अगर ये साजिशन हुआ है तो फिर ईरानियंस तो सबसे पहले ये सोचेंगे या तो इजरायली या अमेरिकी। क्या ऐसा भी कोई है जो इब्राहिम रईसी के जरिए ईरान के अंदर अपना फायदा लेना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि भाई खामनेई के बाद दूसरे सबसे लीडर यही थे, सबसे बड़े लीडर ईरान के। और तीसरी सबसे बड़ी बात, खामनेई की कुर्सी पर ये बैठने वाले थे, क्योंकि खामनेई काफी उम्रदराज हो गए हैं, तो उनके बाद इनका ही हिस्सा था, इनका हक था उस कुर्सी पर। क्या ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में तो नहीं इनके साथ ये हादसा हुआ, या फिर ये हादसा बिल्कुल ऐसा ही है कि नेचुरल हादसा है, उनका समय इस धरती पर पूरा हो गया था और एक नेचुरल डेथ या नेचुरल एक्सीडेंट की तरह इसको लेना चाहिए कि भाई दुर्घटना हो गई, या फिर इसमें कोई विदेशी एंगल है, विदेशी साजिश है, इजराइल हो, अमेरिका हो, यूरोपीय देश हो, या ईरान का कोई ऐसा दुश्मन जो मिडिल ईस्ट में ही बैठकर ईरान को डीस्टेबलाइज करना चाहता है, ईरान के अंदर तेहरान में जो सत्ता का स्थायित्व है उसको हिलाना चाहता है। क्योंकि आप समझो, जब किसी सरकार में, किसी देश में इतने बड़े लीडर के साथ जब कुछ ऐसा होता है तो एक जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें डीएस्टेब्लिशमेंट तो आता है, अस्थिरता तो आती है, और इसका फायदा वो लोग उठा सकते हैं जो इसकी ताक में रहते हैं कि भाई राजनीतिक तौर पर किसी भी तरह से ईरान को अस्थिर किया जाए। ये पहली तस्वीरें हैं दोस्तों, जो क्रैश लैंडिंग जिस जगह हेलीकॉप्टर की हुई थी, रेस्क्यू टीम उस जगह पहुंच गई, और ये पहली तस्वीर है उस जगह की। और ये आप देख रहे हो कि किस तरह के हालात हैं। बहुत साफ तस्वीर तो नहीं है, लेकिन हाँ, ईरान की तरफ से अब इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया गया कि इब्राहिम रईसी नहीं रहे। कल ही दुनिया भर के अखबारों ने यह लिखना शुरू कर दिया था कि वो मिसिंग है, हेलीकॉप्टर मिल नहीं रहा है। उस पूरे ही इलाके में वेदर, मौसम बहुत खराब था, इसीलिए रेस्क्यू टीम को बहुत परेशानी भी हो रही थी। रशिया ने भी ऑफर कर दिया कि भाई हम हमारे खोजी विमान आपको भेजते हैं, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भेजते हैं, आप वो टीम को लगाइए। दुनिया भर के देशों ने ईरान को ऑफर किया, और ये क्रैश की जगह की पहली तस्वीरें हैं आपके पास, आप देख रहे हो। ऐसा देख के तो आपको लग रहा होगा
कि यह काफी दुर्गम इलाका है, दूसरा पहाड़ों के बीच में जंगल है और यहां मौसम बताया जा रहा है खराब था और इसी वजह से हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो बैठा। अब दुनिया भर के अखबारों ने रईसी के नहीं होने को लेकर या रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर एक शब्द का इस्तेमाल जो किया है वो बड़ी अजीब बात है। वो आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, द बुचर ऑफ तेहरान। क्या लिखते हैं? हु इज इब्राहिम रईसी, ईरान प्रेसिडेंट निकनेम्ड द बुचर ऑफ तेहरान। ये एक बार नहीं है, कई अखबारों में ये लिखा गया है कि रईसी को बुचर बताया गया है। तेहरान सिंह क्या है? बुचर ऑफ तेहरान। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये बुचर ऑफ तेहरान प्रेसिडेंट को क्यों कह रहे, ईरानियन प्रेसिडेंट्स को लोग बुचर ऑफ तेहरान क्यों कह रहे हैं? तो मैंने आपको बताया कि खामनेई के बाद दूसरे सबसे बड़े लीडर ईरान में, कट्टरपंथी लीडर, यही साहब थे इब्राहिम रईसी साहब। इब्राहिम रईसी खामनेई के काफी प्रिय नेता थे, काफी करीब थे। इब्राहिम रईसी ईरान की सत्ता से तब से जुड़े हुए, ये जज भी रहे ईरान में। इनके बारे में बताया जाता है ईरान के अंदर 90s में जो एक डेथ कमेटी हुआ करती थी, उस डेथ कमेटी का काम यह था कि ईरान के अंदर जो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं या वामपंथी विचारों को पनाह देते हैं या उनकी बात करते हैं, ऐसे राजनीतिक अपराधियों को रईसी की देखरेख में ऐसे कम से कम 80,000 से ज्यादा आंदोलनकारियों को रईसी ने मौत की सजा सुना दी थी। और इसीलिए रईसी को बुचर ऑफ तेहरान कहते हैं। ऐसे लोग जो स्वतंत्रता की बात करते थे, ऐसे लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात इन ईरान करते थे, ऐसे तमाम लोगों को रईसी की डेथ कमेटी ने रईसी के रहते रईसी की देखरेख में ईरान के अंदर उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और यह पूरा का पूरा फैसला रईसी ने किया था। और इसीलिए ऐसे समय में जब ईरानियन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं है, दुनिया भर के अखबार उनको बुचर ऑफ तेहरान कह रहे हैं। जबकि ईरान के साथ ऐसे वक्त में दुनिया की सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति के बजाय दुनिया भर के अखबार ये बताने में लगे हैं कि भाई एक जो कसाई था, जो तेहरान का कसाई था, वो अब दुनिया में नहीं है। इसके अलावा आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी यात्रा कर रहे थे वो कोई आज का हेलीकॉप्टर नहीं है, आज के आधुनिक युग का हेलीकॉप्टर नहीं है, बहुत ही पुराना हेलीकॉप्टर है। 1960s में यह हेलीकॉप्टर कनाडाई आर्मी ने अपने लिए बनाया था। और ये पता नहीं इब्राहिम रईसी साहब आज तक इस हेलीकॉप्टर में क्यों चढ़ रहे थे। ये इस हेलीकॉप्टर का नाम बेल 212, आप ये पढ़ोगे इसके बारे में तो 60s में कनाडा की आर्मी जो है उसने इसको अपने लिए बनाया था और इसी में यात्रा कर रहे थे रईसी साहब और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब ये पूरी घटना कोई, मैंने आपसे पहले कहा कि ये पूरी घटना का इंपैक्ट पूरी दुनिया में है और इस पूरी घटना में इतनी ताकत है, इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि ये केवल एक घटना पूरी दुनिया को युद्ध के जद में ला सकती है। पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट समेत यूरोप, एशिया को सुलगा सकने की ताकत ये रखता है। अब सवाल है कि इस पूरे मामले पर ईरान कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि जांच पड़ताल तो होगी। जांच पड़ताल अगर केवल इसी बात तक खत्म हो जाएगी कि भाई दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें एंगल आ गया साजिश का, तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते हैं और यह मामला बहुत एस्केलेट हो सकता है। मिडिल ईस्ट ऐसे ही बहुत अस्थिर है, वहां के हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। इसीलिए इस घटना का क्या इंपैक्ट दुनिया पर हो सकता है, इसकी गंभीरता को समझना जरूरी है। यह कोई साधारण व्यक्ति का प्लेन दुर्घटना नहीं हुआ है, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ईरानियन राष्ट्रपति हैं। इसीलिए आप ये मान के चलो कि जो भी ईरान फैसला करेगा उसका दुनिया पर इंपैक्ट तो पड़ने ही जा रहा है। वो इसीलिए कह रहा हूं मैं, देखिए ये पूरा मिडिल ईस्ट का मैप है। मिडिल ईस्ट में जब देखोगे तो मिडिल ईस्ट में खेलने वाले अलग अलग प्लेयर्स हैं जो केवल मिडिल ईस्ट के हैं। भाई जैसे सऊदी अरबिया बड़ा प्लेयर है, ईरान बड़ा प्लेयर है, इसके अलावा टर्की भी मानिए, इराक की अब कोई हैसियत नहीं है, एक बड़ा प्लेयर यहां इजराइल और इजिप्ट भी मान लीजिए। यहां दो तरह के ग्रुप्स हैं, दो या तीन तरह के ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो है जो ईरान का ग्रुप है जिसमें हिजबुल्लाह है, हुती विद्रोहियों को ईरान फंड करता है, ईरान ही हमास को गाजा में फंड कर रहा है। एक सऊदी अरब है, सऊदी अरब अमेरिका का पिट्ठू है, मतलब अमेरिकी पॉलिसीज को मिडिल ईस्ट में पुश करने के लिए कौन है? सऊदी अरबिया। इसके अलावा सबसे बड़ा मिलिट्री अलाई इजराइल। क्यों? क्योंकि अभी अभी ईरान इजराइल होकर खत्म हुआ है, दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल दागे हैं।
इजराइल के तो इस्फहान शहर में जो परमाणु संयंत्र हैं, जो परमाणु कार्यक्रम चला रहा है ईरान इस्फहान में, वहां भी इजराइल ने अटैक किया था, लेकिन ये उस टाइम सॉर्ट आउट हो गया। अब लेकिन अचानक से राष्ट्रपति का दुर्घटनाग्रस्त होना ये बड़े सवाल उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि इसकी जांच इस एंगल से जरूर होगी जो मैंने आपको साजिश वाला एंगल बताया। दूसरा, अभी अभी क्या हुआ है कि ईरान जिस तरह से अपने आप को बढ़ा रहा है, अलग अलग दिशा में एक बड़ी आर्मी ताकत है, तो ईरान का अस्थिर होना यूरोप, अमेरिका और इजराइल के हित में है। और इब्राहिम रईस साहब ईरान के सबसे ताकतवर नेताओं में दूसरे नंबर पे थे, खामनेई की कुर्सी पर बैठने वाले थे। ऐसे में अगर उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो ईरान के अंदर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा, और वो वैक्यूम ईरान को परेशान कर सकता है, और उसका फायदा इजराइल और अमेरिका जैसे देश ईरान के अंदर उठा सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही बड़ी खबर है दुनिया के लिहाज से, क्योंकि ईरान तो इसको ऐसे नहीं जाने देगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, खामनेई बेहद उम्र दराज हो चुके हैं, और बहुत ज्यादा एक्टिव पॉलिटिशियन जो थे वो रईसी साहब थे। देश के परमाणु कार्यक्रम तक सब कुछ रईसी साहब की देखरेख में हो रहा था। इसीलिए ये बेहद बड़ी खबर है। और अगर इसमें आप देखिए, एक बड़ा प्लेयर जिसको ईरान मान रहा होगा वो इजराइल तो है ही कि हाँ भाई इजराइल पे शक हो सकता है, लेकिन ईरान एक और देश पर शक करेगा, वो है अजरबैजान। क्यों? क्योंकि भाई अजरबैजान की ही यात्रा पर गए हुए थे रईसी साहब, और ये जो घटना हुई है वो अजरबैजान के अंदर में हुई है। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी बात है कि क्या अजरबैजान में कुछ ऐसा है जो वहाँ पर लोगों ने मैनेज कर लिया, या खुफिया एजेंसी जो भी ईरान को नुकसान पहुँचाना चाह रही हैं उन्होंने वहीं पर वो साजिश की। अजरबैजान भी क्या इसमें मिला हुआ है, या अजरबैजान की कुछ अथॉरिटीज़ मिली हुई हैं? अलग अलग एंगल से ईरान इसको जरूर जांचेगा। और मैं आपको इसमें एक और प्लेयर बता देता हूँ, और वो क्यों, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। एक और प्लेयर है, वो है आर्मेनिया। वो इसीलिए कि ऐसा होता है जब दो दुश्मनों की दुश्मनी बहुत पक्की हो सकता है कई बार तीसरा आदमी भी फायदा ले सकता है जिस पर आपका शक ही ना हो। इसीलिए एक और की प्लेयर है आर्मेनिया, जिस पर मैंने बोला आपको कि आगे बात करेंगे। ये जो इंपैक्ट रखता है, ये दुर्घटना कह लीजिए या जिस भी वजह से हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन अगर इसमें वो साजिश वाली बात कहीं से होती है तो आप यकीन करिए दुनिया फिर इसके दुष्परिणाम भोगने जा रही है। इब्राहिम रईसी का दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर इतनी ताकत रखता है कि पूरी दुनिया युद्ध में झोंकी जा सकती है, पूरी दुनिया पर युद्ध का खतरा मंडरा सकता है, पूरी दुनिया उसके जद में आ सकती है। ऑलरेडी एक बड़ा युद्ध रूस और यूक्रेन का चल रहा है। इजराइल और गाजा जो कुछ कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। इजराइल ईरान हो चुका है, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध ऑलरेडी चल ही रहा है मिडिल ईस्ट में। लेकिन ये वाली का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, और ये अगर बढ़ता है तो इसमें अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो है जिसमें ईरान के साथ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे रॉग नेशन है, जहां अराजकता वाले देश हैं, जो जहां कुछ तानाशाह बैठे हैं, शी जिनपिंग से लेकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन तक। दूसरी तरफ एक और ग्रुप तैयार हो जाएगा जो इजराइल के साथ आएगा, वो है बाइडेन समेत पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका, ये सब लोग। तो यानी विश्व के दो बड़े धड़े एक दूसरे से टकरा सकते हैं अगर इस पूरी घटना में साजिश वाला एंगल हुआ। बाकी हम आपसे ये बार बार कह रहे हैं, हमने बताया कि रईसी की मौत को दुनिया कैसे देख रही है, यूरोप और अमेरिका कैसे देख रहे हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका के अखबार ये लिख रहे हैं कि बूचर ऑफ तेहरान नहीं रहा।